अदब से नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। आइए हम आज बात करते हैं एक लेक्चर की जो 6 फरवरी को मैस्को की जानिब से रखा गया था, जो बानी तामीर मिल्लत जनाब खलीलुल्लाह हुसैनी साहब की याद में रखा गया था। ये 15वां लेक्चर था, जिसमें प्रोफेसर आमिर अली ख़ान और मशहूर और हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब शफ़ीक़ महाजिर साहब इसमें अपना लेक्चर देने वाले थे, और शफ़ीक़ महाजिर साहब का एक ख़ुसूसी लेक्चर था। आइए हम आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे थे इस बारे में। और आमिर अली ख़ान, प्रोफेसर आमिर अली ख़ान ने भी इस लेक्चर में अपना ख़िताब किया था। उसमें उन्होंने मुसलमानों पर तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने के लिए ज़ोर दिया, दरख्वास्त की, और उन्होंने कहा कि ख़ासकर लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जुनूब हिंद में बनिस्बत शुमाल के बहुत कम तालीम है, जहाँ ख़ासकर लड़कियों को कम तालीम के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने ख़ासकर कहा है कि ऐसे दौर में जब तालीम की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है और हर घर में ख़वानदा लोगों की ज़रूरत है, जिससे रोज़गार भी मरबूत होता है, और स्किल डेवलपमेंट की भी उन्होंने बात की कि जब तक आप स्किल डेवलपमेंट में अपने आप को आगे नहीं करेंगे तो आप रोज़गार के मौक़े हासिल नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल के बाद जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप होने वाली जो कौम है वो है मुस्लिम, और मुस्लिम लड़के लड़कियाँ हाई स्कूल के बाद बहुत ज़्यादा तालीम से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचते सिर्फ उनकी तादाद 3% रह जाती है, जो बहुत नाकाफ़ी है। तो आइए नाज़रीन, हम इन दोनों दानिशवान को सुनते हैं। और कितनी हो कि स्कूल तक हो, यूनिवर्सिटी तक हो, अब जो आगे की दुनिया है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक पढ़ें। स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी उन चैलेंजेस के लिए जो नई दुनिया पेश करे। और आखिरी सवाल ये कि तालीम कैसी हो, उसको बेहतर बनाने में हमको क्या क्या करना चाहिए, उस पे हमको बहुत फिक्र करनी चाहिए। वो एक अलग बहस और एक अलग लेक्चर और एक अलग डिस्कशन होगा। लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करते हुए फिर अयूब भाई का शुक्रिया अदा करूँ। अयूब भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक एंड फॉर गिविंग मी अ चांस, और आप सबको कि आप शफीक भाई को सुन सकें। शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ तामीर मिल्लत का और उसके ज़िम्मेदारान का कि मुझे इस काबिल समझे कि मैं आपके साथ अपने कुछ ख्यालात का इज़हार और शेयर करूँ। और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब की मेमोरी में जो लेक्चर मुंतखब किया गया है उसमें शिरकत कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये कोई डेड लेटर नहीं है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा ख्यालात का इजहार है जो ज़िंदा है और जो साथ चलता है मुल्क की तरक्की में, उसके एवोल्यूशन में और उसके इमर्जिंग मसाइल को हल करने में रहनुमाई करता है। एक थियरी है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ नेशंस। मुल्क बनता है मुख्तलिफ ख़यालात, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले तमाम एक जगह आते हैं और तय करते हैं कि हम एक मुल्क कायम करेंगे और इस मुल्क को
ہم ایک संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आगे बढ़ाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन इन तमाम तबकों के, इन तमाम लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ दिया जाता है तो वो एक कौम के ऊपर फ्रॉड की शक्ल इख्तियार करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की भी गुंजाइश है। अमेंडमेंट की गुंजाइश इसलिए है कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले हिस्सा लिए, उस वक्त हर आने वाली मुश्किलात, हर आने वाली कैफियत को वो लोग अपने तसव्वुर में रख के उसके लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते। इसीलिए इंतज़ाम ये किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड की गई कि अगर ज़रूरत पेश आती है तो आगे चल के इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी सोच जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ मिलिटेट करती है, ऐसी सोच को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक फाउंडेशन के बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया गया, उस बेसिक फाउंडेशन के ही नक्शे को बदल दिया जाए ऐसे तरीके से कि जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पुराने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल से मिलता ना हो। तो ये सोशल थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ नेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स को उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि एक तबके के ऊपर कोई भी तबका हो, उसके ऊपर एक किस्म का फ्रॉड परपेट्रेट किए जाने की बात नजर आएगी। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन में, अब यहाँ पे हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दो आर्टिकल्स है जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों का विजन था, उसको शक्ल देते हैं। और आप देखते हैं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 15(1) और 16(1) ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड्स। ये कौन से ग्राउंड्स है, वहां पे वजाहत की गई। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस बनाने की बात हुई, तो वहां पे अदालतों ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) के तरफ तवज्जो दिलाया और बताया कि यहाँ पे जो लफ्ज है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। गोया कि अदालतों का नजरिया ये था, एक्सक्यूज मी, बात करके, जो सोशली एंड एजुकेशनली, ये लफ्ज एंड पे बहुत अहमियत दी गई, बहुत जोर दिया गया और ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ वो लोग क्वालिफाई करेंगे रिजर्वेशंस के लिए जो सोशली भी बैकवर्ड रहेंगे और एजुकेशनली भी बैकवर्ड रहेंगे। अगर कोई सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है लेकिन सोशली बैकवर्ड नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं। सोशल बैकवर्डनेस का मेजर क्या है? आप देखते हैं कि आर्टिकल 15(4) में, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है,
nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes. यहाँ पे आप देखिए कौन से वर्ड्स इस प्रोविजन में ऑपरेटिव वर्ड्स हैं, इसको डिसेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है और क्या होना चाहिए। आप देखिए अगर लफ्ज एंड जो आपको नजर आ रहा है सोशली एंड एजुकेशनली, अगर ये लफ्ज एंड इतनी अहमियत रखता है तो कानून में एक प्रिंसिपल है जो जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्फाज में लेजिस्लेटिव फ्यूटिलिटी मस्ट बी एलिमिनेटेड सो फार एज इंटरप्रिटेटिव पॉसिबिलिटी परमिट्स। इसका मतलब ये है कि कानून को जब इंटरप्रेट करेंगे आप तो ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि कोई कानून का और प्रोविजन निगेट ना हो जाए, फौत ना हो जाए। अब आप यहां देखिए अगर लफ्ज एंड को इतनी अहमियत देती है अदालत कि वो ये कहती है कि आप सोशली बैकवर्ड हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशनली बैकवर्ड है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सोशली भी और एजुकेशनली भी अगर आप बैकवर्ड रहेंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि वर्ड एंड यहां पे है। तो मैं अदालत की तवज्जो शुरू के अल्फाज के तरफ ले जाकर यह सवाल पूछूं कि अगर लफ्ज एंड की इतनी अहमियत है तो क्या लफ्ज अगेंस्ट की उतनी ही अहमियत नहीं है? क्या इससे हमको यह समझ में नहीं आता है कि यह प्रोविजन ये कह रहा है कि हुकूमत किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, बस किसी के तायद में या किसी के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आर्टिकल 15(4) है और 15(4) के अल्फाज हमको बताते हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ भी इस आर्टिकल में ऐसा काम नहीं कर सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन आर्टिकल 2 of clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। लफ्ज़ और का मतलब क्या हुआ? ये उन लोगों का, उन तबकों का तस्करा कर रहा है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं। शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक अलग कैटेगरी है, अदर क्लासेस ऑफ सिटीजंस एक अलग कैटेगरी। और इस आर्टिकल का कोई भी प्रोविजन स्टेट को कोई भी एफर्मेटिव एक्शन लेने से नहीं रोकेगा। ये इंटरप्रिटेशन सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि इसका इंटरप्रिटेशन एक अलग तरीके से किया गया। बी अर्चना रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एपी एक जजमेंट है जिसमें 5 जजेस हमारे हाई कोर्ट के ये करार दिए कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन करना एक कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है, ये रिलीजन स्पेसिफिक है और ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां मुसलमानों का प्रेजेंस आपको कम नजर आता है। गवर्नमेंट जॉब्स में आप चपरासी लेवल पे देखें तो आपको बहुत नजर आएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टर लेवल या सेक्रेटरी लेवल या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल देखें तो बहुत कम नजर आएंगे। ये बैकवर्डनेस जो एजुकेशन में ये सब लोग तस्लीम करते हैं, अदालतें भी तस्लीम करते हैं, लेकिन अदालत इस बहाने इस रिजर्वेशन को शूट डाउन करते हैं
وہ کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشنلی بیکورڈ ضرور ہیں لیکن آپ سوشلی بیکورڈ نہیں، جبکہ خود سپریم کورٹ کے نظائر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریم پاورٹی آٹومیٹکلی لیڈز ٹو سوشل بیکورڈ۔ تو سوال یہ پوچھنا پڑتا ہے، کیا عدالتوں کو ان نظائر سے واقفیت نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اور دوسرے ہائی کورٹس کے ججمنٹس ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ایکسٹریم پاورٹی، بہت زیادہ غریبی، ایک سبب بن جاتی ہے سوشل بیکورڈنس کا، یعنی غریب طبقے کے لوگ آٹومیٹکلی سوشلی بیکورڈ ہو گئے۔ ناؤ ایک اور چیز آپ دیکھیے، پلیز گو بیک، ڈونٹ چینج the slides۔ آپ دیکھیے، if you see آرٹیکل 16(2) یہ پبلک امپلائمنٹ کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں آپریٹو ورڈز دیکھیے جو آپ کے اسکرین پہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ اگینسٹ اونلی آف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک طبقہ مسلمان ہی ہے تو اس کے فیور میں آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونے کے ناطے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی اور فیکٹر موجود ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ موجود ہے کہ مسلمان بیکورڈ بھی ہیں اور بہت غریب بھی ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ ناؤ یہ جو 5 ججز ارچنا ریڈی کے کیس میں اس ایفرٹ کو جو مسلمانوں کے فیور میں ریزرویشن لایا گیا تھا اس کو فراڈولنٹ قرار دیا گیا، وہ 5 ججز کا بینچ اس پہلے ججمنٹ کے ساتھ بھی واقفیت رکھتا تھا جو مرلی دھر کا کیس ہے یہ، جس میں یہ بتایا گیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ the government forthwith initiate the process of reconstituting the Andhra Pradesh Backward Classes Commission within a period of 3 months and seek the opinion of the commission for inclusion of the Muslim community۔ Now Supreme Court بولتا ہے مسلم کمیونٹی کو ریزرویشن میں شامل کرنے کے لیے بیکورڈ کلاسز کمیشن کو ہدایت دی جائے۔ وہ ہدایت کے دیے جانے پہ ایک دوسری بینچ ہائی کورٹ کی یہ تصور کرتی ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے۔ یہ کہاں تک ایک لیجیٹیمیٹ ایکسرسائز ہے جوڈیشل پاور کا۔ ایک جج ہے جو آج کل ریٹائرڈ ہے، وہ میرے ساتھ انٹرنیٹ پہ ایکسچینجز کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا، یہ میں ایک اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہوں، انہوں نے تسلیم کیا کہ ججز محض حقیقت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنے پرسیپشنز کی بنیاد پہ فیصلے کرتے۔ آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں؟ آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ ایک وکیل ہے اور یہ کچھ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرے گا، تو آپ ایک تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ شاید کچھ سمجھداری کی بات کرے گا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک آٹو ڈرائیور ہے، وہ پریٹینڈ کرے گا کہ وہ وکیل ہے اور یہاں آ کے کانسٹیٹیوشن پہ بات کرے گا، تو آپ کا نظریہ بالکل مختلف رہے گا۔ میں تو وہی رہوں گا، لیکن آپ کی سوچ کے بدلنے کی وجہ سے آپ میری بات کو ایک الگ انداز میں سنیں۔ تو یہ تصور لے کے اگر ججز فیصلے کرنے لگے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ کیا جائے، اس کے بارے میں ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن، یہ ریلیجن اسپیسیفک ایکسرسائز ہے۔ The next slide please. Excuse me. یہ انہوں نے کہا ہے یہ سب۔ The next slide please. اب دیکھیے اینگلو انڈین کمیونٹی، اینگلو انڈینز کون ہوتے ہیں؟ یہ کرسچنز ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 331 اور 333 کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے اگر اینگلو انڈینز کا ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں یا لیجسلیٹو اسٹیٹ اسمبلیز میں کم رہے تو پریزیڈنٹ کو یا گورنر کو اختیار رہے گا کہ 2 ممبرس کو نامینیٹ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ریپرزنٹیشن کم ہے۔ لیکن یہ تصور میں رکھیے کہ اینگلو انڈین مطلب نیسیسریلی کرسچن ہے، تو اس کو کیوں نہیں شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے
ہے یہ کہہ کر کہ یہ ریلیجن اسپیسیفک ہے؟ کیا اس سے آپ کو یہ اشارہ نہیں ملتا ہے خود کانسٹیٹیوشن سے کہ اگر اینگلو انڈینز کے حقوق کا تحفظ ہونا ہے تو پارلیمنٹ میں اور لیجسلیٹو اسمبلیز میں اینگلو انڈینز کا موجود رہنا ضروری ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اینگلو انڈینز کے حقوق کی پیروی صرف اینگلو انڈینز کے سٹیک ہولڈرز ہی کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے جو بجٹ بنتا ہے وہ بجٹ کا ایک سبسٹینشل حصہ اکثر لیپس ہوتا ہے اور حکومت کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ کیوں خرچ نہیں ہوتا؟ کیا اس سے آپ کو کانسٹیٹیوشن اس اشارے کے طرف نہیں انگلی بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اگر ہونا ہے تو پاپولیشن کی بنیاد پہ مسلمانوں کا لیجسلیٹو اسمبلیز میں اور پارلیمنٹس میں ہونا ضروری ہے؟ کانسٹیٹیوشن ایک ڈاکیومنٹ ہے، حکومت ایک ایبسٹریکٹ ہے۔ حکومت چلتی کیسے ہے؟ لوگوں کے ذریعے، ان لوگوں کے خیالات اگر ایسے ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے الفاظ کو جان نہ دیں، اس کو میننگ فل نہ بنائیں، بلکہ اس کو کسی طرح سرٹیفائی کر دیں، تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں، reservations for Muslims or sections or groups among them in no manner militate against secularism which is part of the basic structure of the constitution۔ جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے تو ہائی کورٹ کو اختیار کہاں سے ملتا ہے کہ یہ کہے کہ مسلمان کے لیے ریزرویشن کرنا کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے، ریلیجن اسپیسیفک ایکسرسائز؟ یہ آپ لوگوں میں جن کو دلچسپی ہے یہ پریزنٹیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس بات کو اور طویل نہیں کروں گا، لیکن کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 37 سال پہلے سید خلیل اللہ حسینی صاحب سے میں پہلی بار ملا اور اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ بیماری کی حالت میں اموبائل ہونے کے باوجود وہ برابر اپنے اس کام کو انجام دے رہے ہیں جس کام کو وہ لے کر آگے بڑھے۔ اتنا ریزولیوٹ آدمی، ہر آرڈز کے خلاف لڑنے والا، ایسا آدمی ہی ایسے انسٹیٹیوشن کا فاؤنڈیشن ڈال سکتا۔ دوسرے، میں ان کے خاندان کے کئی افراد سے ملا ہوں اور جانتا ہوں، اور کہیں بھی میں نے اتنے پازیٹیو اور خوش اخلاق لوگوں سے ملاقات نہیں کی، چاہے اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو، ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھا ہوں۔ کسی بھی وقت لٹرلی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ آپ ٹیلی فون کریں تو ٹیلی فون کے اٹھانے کے جو سلام کرنے کے انداز سے لے کے ملے وقت جو خلوص آپ کو ملتا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ میں اللہ حسینی صاحب کے لیکچر ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ I have never seen anybody, any family whose members were so positive, always smiling regardless of what they went through۔ آپ امیجن کریے اپنے گھر کے سرپرست کو بار بار آپ جیل جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں، صحت کو بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، حکومت کو ان کے خلاف کھڑے دیکھتے ہیں، آپ کی ہمت پست نہیں ہوتی۔
बावजूद उसके आप अलमबरदार की तरह उस अलम को लेकर आगे बढ़ते हैं जो आपके फैमिली के प्रेडेसेसर, जो आपकी फैमिली के रहनुमा, जो मुल्क के रहनुमा अंजाम देते आए। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी सैक्रिफाइसेस की बात है। कोई भी बुलंद बाला इमारत को आप देखिए, उसका पाया बड़ा मजबूत होता है, और उस पाए को मजबूत बनाने के लिए कई ऐसे पत्थर जो इमारत में नजर नहीं आते, उनको दफन होना पड़ता है। वो नजर नहीं आते, लेकिन वो पाया बनते हैं जिसके मजबूती पे, जिसकी ताकत की बुनियाद पर इमारत खड़ी होती है। और फरीदा हुसैनी ऐसे शख्स, एक जजमेंट हासिल करने की कोशिश में, एक मुकदमे में, एक बहस के दौरान मैंने एक वाक़या बयान किया था, वो आपके सामने रखता हूँ। आप लोग कई उसमें से सब वाकिफ होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए एक शख्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने बनाया वो यहाँ मौजूद नहीं, तो उनके ख्याल को किस तरह आप इंटरप्रेट करेंगे। मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, जो आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपेक्टेशन से जुड़े होते हैं। लेकिन हकीकत में होना क्या चाहिए। एक साहब थे, वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन बहुत बीमार हो गए थे। उनको पता चल गया था कि उनका इंतकाल होने वाला है, तो वो अपनी सारी दौलत को लिक्विडेट करके एक थैले में सोने के कॉइन्स की शक्ल में जमा कर लिए, और सोचे कि ये मैं मेरे बच्चों के बालिग होने तक किसके हवाले करूँ। आम आदमी के ऐसे ज़रूरत पेश आते हैं कि उसमें से कुछ पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन अमीर लोगों को इल्म रहता है कि पैसे को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाए। इन्होंने एक अपने अमीर साथी को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे बच्चे नाबालिग हैं, ये मेरा सारा सरमाया है, ये मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उन्हें बुलाकर उन्हें दे दें। अब कोई भी शख्स ये सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने ये कहा अपने दोस्त से कि इसमें से जो तुम चाहो वो उनको दे दो, बाकी तुम्हारा। ये तो बात ऐसी हुई कि बात मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे जब बड़े हुए तो तलब किया, मजलिस बैठी, उन्होंने कहा मेरा फैसला ये है कि सोना मैं रख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि खाली थैला तुम लोगों को दूँ। लोगों ने अफसोस जाहिर किया, तो उन्होंने कहा मुझे मत उंगली दिखाओ, इनके अहमक बाप को बोलो जिन्होंने ये वसीयत लिखी। बात अबू हनीफा के पास गई, उस वक्त के जो जूरिस्ट थे, मुंसिफ थे। उन्होंने कहा वसीयत पढ़ी जाए। वसीयत पढ़ी गई। उन्होंने कहा वसीयत फिर से पढ़ी जाए। वसीयत फिर से पढ़ी गई। फिर उन्होंने कहा इस आदमी से मुखातिब हो कि तुम्हारा फैसला क्या है। उन्होंने कहा मैं सोना रख लेना चाहता हूँ और बच्चों को खाली थैला दूंगा। फैसला हुआ, सोना बच्चों का है, उनको दे दिया जाए, खाली थैला तुम्हारा है। क्यों? जो तुम चाहो वो बच्चों को देना है। तुम सोना चाहते हो तो बच्चों को सोना देना। ये तरीका इंटरप्रिटेशन का है। आज के कलयुग में जब इंसान सीना ठोक के खुदा की कसम खा के अदालत में झूठ बयान करता है, वहां पे जो माहिर वकला पेचीदा अल्फाज में अपने मुकदमे का बयान अदालत के सामने रखते हैं, वहाँ अदालत की इज्जत। और उस वक्त जिस वक्त ये मैंने बहस में इस्तेमाल किया, तो जज के अल्फाज एक्चुअली यही थे कि ये अल्फाज का जादू है। वो जादू की आज जरूरत है। वो वसीयत तो एक मरहूम आदमी की थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एक जिंदा डॉक्यूमेंट। इसका इंटरप्रिटेशन में हम देखना चाहते हैं कि अदालत इसके इंटरप्रिटेशन के तरफ वो नजरिया लाए, वो अप्रोच लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के विजन को जान दे
और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए, ना कि मुल्क को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की वजह बने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे थे जनाब शफीक माजिद साहब का लेक्चर जो क़ानूनी पहलू पर था, और प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान की तकरीर तालीम, बुनियादी तालीम पर थी। और इसी के साथ ही नाज़रीन हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले इतना आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और उसमें क्या रद्द-बदल करना चाहिए और क्या हम उसमें तब्दीली ला सकते हैं। ये आप अपने मुफीद मशवरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।